हे देयर वेलकम टू द उर्दू तंतीस। तो आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 खुदा के नाम खत जो जान पहचान में दिया हुआ है उसे आज हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। लेकिन था भाई चैप्टर नंबर 7 के बाद तो चैप्टर नंबर 8 आना चाहिए ना प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन चैप्टर नंबर 8 जो है ना रिवायात वो डिलीटेड है, तो इसलिए आज हम लोग सीधा चैप्टर नंबर 9 पे जंप किए हैं। तो खुदा के नाम ये चैप्टर का नाम है और ये इंग्लिश में जो चैप्टर नंबर 1 है ना वो फर्स्ट फ्लाइट में लेंशो वाला चैप्टर बिल्कुल सेम एज इट इज, बट उर्दू तो अलग लैंग्वेज हो गई और अलग तरीके से, लेकिन हमें एग्जाम में तो उर्दू में लिखना है। तो चलो ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं। तो आज का टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या है, आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लोक कहानी, ये जो चैप्टर है इसके बारे में क्या है, मतलब लोक कहानी किसे कहते हैं वो बारे में जानेंगे। उसके बाद खुदा का नाम जो चैप्टर का नाम है वो चैप्टर को बढ़िया से पढ़ेंगे। उसके बाद उसका खुलासा भी देख लेंगे, खुलासा भी इंपॉर्टेंट है इसका। उसके बाद वर्ड मीनिंग को देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो बुक में दिए हुए हैं वो सारा का उसका आंसर देख लेंगे। उसके बाद क्विक रिवीजन के लिए एक मॉक टेस्ट के लिए एमसीक्यू का प्रैक्टिस भी करेंगे और एमसीक्यू का प्रैक्टिस का आंसर तुम कमेंट करके बताना कि तुम कितना सही किए। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं लोक कहानी किसे कहते हैं। तो ये एक चैप्टर जो है ना ये एक स्पेनिश लैंग्वेज का चैप्टर है और इसे मतलब की लैंग्वेज में तब्दील किया गया। वो इंग्लिश में भी वैसे ही है ट्रांसलेट करके, उर्दू में भी ऐसे ही है। ठीक, ये सबक स्पेनिश जबान की एक लोक कहानी पर मुश्तमिल है। लोक कहानी किसी माशरे के अफराद में सुनी सुनाई जाने वाली ऐसी कहानी होती है जिसमें फितरत, इंसान और माहौल की दूसरी तफसीलियात के मुतालिक रिवायतों के अखलाक, तालीम और तरबियत के खातिर कहानी के रूप में बयान किया जाता है। लोक कहानी बेसिकली कहते हैं क्या कि फोक स्टोरी, फोक टेल्स जो होता है ना उसे लोक कहानी कहते हैं, जो मतलब कि सदियों से चली चली आती है। जैसे वो कौवा का वो मटके में पत्थर डालने वाली कहानी, या फिर वो एक परी वाली सोने के एक्स और वो वाली कहानी, तो ये सदियों से चलती चली आ रही है। ऐसी कहानी मतलब कि जो हर बच्चे को जनरेशन वाइज जनरेशन सुनाया जाता है, तो उसे एक तरह से लोक कहानी बोलते हैं। तो ये एक स्पेनिश स्टोरी है जिसे आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस स्टोरी का नाम है खुदा का नाम खत। तो चलो ये चैप्टर को पढ़ते हैं। ऐसे इंग्लिश में अगर तुम पढ़ लियोगे तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे, लेकिन चलो यहाँ पे भी पढ़ते हैं। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस वादी का एक लौता मकान एक छोटी सी चट्टान के ऊपर बना हुआ था। वहां खड़े होकर बहते हुए दरिया, मटर और चने के खेतों के बखूबी देखा जा सकता है। तुम इसे इमेजिन कर सकते हो, वहां पे एक दरिया बह रही थी, एक पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा मकान था और मटर और चने के खेत थे। ठीक, ये खेत बड़ी उम्दा फसल देते थे और इन्हें जिस चीज की बेहद जरूरत थी वो बारिश थी। लिंशो अपने जमीन और खेतों के चीते पेरे से वाकिफ था। वो आज सुबह बार बार आसमान देखे जा रहा था। उसने तशवीशनाक लहजे में कहा, बीबी मेरा ख्यास है कि आज बारिश होगी। बीबी ने जो उस वक्त खाना तैयार कर रही थी ये सुनकर जवाब दिया, आज किसी भी वक्त बारिश हो सकती है अगर रब चाहे तो। जो आता देखता है कि हाँ बारिश का जैसा मौसम लग रहा है, बारिश होने का, और बारिश की रिक्वायरमेंट भी थी उसके खेत में, तो वो बहुत खुश था कि हाँ आज बारिश होगी और एक्साइटमेंट में। तो उस वक्त बड़ी उम्र के लड़के खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे मकान के नजदीक खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद भी उन्हें आवाज दी, आ जाओ सब आ जाओ, खाना तैयार है। जैसे हम सबकी मम्मी बुलाती है खाना तैयार हो जाता है। ठीक, जब सब मिलकर खाना खा रहे थे, जैसा कि लेंशो कयास आराई कर रहा था कि बारिश होने लगी। बारिश के शफाफ कतरे जमीन पर बरस रहे थे। शफाफ यानी साफ सुथरे कतरे। बारिश के शफाफ कतरे अब जमीन पर बरस रहे थे और आसमान पर शुमाल की जानिब, शुमाल यानी नॉर्थ की तरफ से, शुमाल की जानिब से बादलों के पहाड़ चले आ रहे थे। हवा भी तेज थी। लेंशो बाहर खेतों में निकल गया। इसका मकसद इसके सिवा कुछ और ना था कि बारिश से पैदा होने वाली तरंग को अपने तन में रवा दवा करे। मतलब बारिश से जो खुशी उसको महसूस हो रही थी ना, उसका बस यही था कि इतना देर से खेत में मेहनत की, इतना महीने से मेहनत कर रहा है, अब जाके बारिश उसका होगा। पहले जमाने में तो उतना कोई टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, तो बारिश पे ही पूरा फसल डिपेंडेंट रहता था। तो बारिश ना होगी तो पूरा फसल बर्बाद। तो बारिश से पैदा होने वाली तरंग को अपनी तन मन में रवा दवा देखे। जब वो घर में वापस आया तो जज्बाती और जोशीली आवाज में बोला, जो कुछ इस वक्त आसमान में बरस रहा है ना वो बारिश के कतरे नहीं बल्कि सिक्के हैं, बड़े और छोटे। मतलब ये बड़े बड़े और छोटे छोटे सिक्के, मतलब वो फसल को बेच के जो पैसे आएंगे उसका बात कर रहा है। फिर उसने बड़े इत्मीनान से यह भी कहा कि गल्ले के खेत और मटर के नए नए खिले हुए फूल और बारिश के चादर में ओढ़ कर बहुत खुश है। अभी इसने ये बात कही थी कि अचानक से बहुत तेज आंधी आ पड़ी। उसके बाद उठ पड़ी बारिश के साथ सालाबारी होने लगी। बारिश के साथ सालाबारी होने लगी। सालाबारी हो जो ओले पड़ते हैं ना उसे सालाबारी कहते हैं उर्दू में। सालाबारी होने लगी। ओले वाकई चांदी के गोल गोल डेलों से मुशाबह थे। बच्चों ने ये देखा तो लपक के अंदर से बाहर आ गए और उन्हें चुनने में जुट गए। बच्चे देखे अरे ओले बरस रहे, जाके चुनने लगे। वो बच्चे खुश थे, लेकिन उनका बाप फिक्रमंद होकर खुद से कहने लगा, अब तो यह मामला बिगड़ने लगा है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। वो मतलब कि अब ओले से तो वो बर्बाद हो जाएगा ना, वो जोर से डायरेक्ट पड़ेगा तो पूरा फसल बर्बाद कर देगा। तो वो बच्चे तो खुश थे कि अरे ओले कलेक्ट करने को मिल रहा है, लेकिन बाप देख रहा है कि अरे इतना मेरा महीनों भर की मेहनत बर्बाद होने जा रही है। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हुआ और बहुत देर तक ओले गिरते रहे। जमीन ऐसे सफेद हो गई जैसे उस पर नमक की चादर बिछा दी गई हो। दरख्तों पर एक कुछ भी ना रहा। गल्ले के खेतों का सत्यानाश हो गया। मटर की बेलें और पौधों की ताजा फूल टूटकर बिखर गए। लेंचो परेशान हो गया। उसने अपने बेटों से कहा, अगर इन खेतों पर टिड्डी दल ने हमला किया होता फिर भी हमारे पास इससे ज्यादा बेचने का रहता। मतलब टिड्डी दल होता है ना, लोकस्ट, इस तरह का जो कीड़ा आता है, वो एक पूरा झुंड के साथ है ना पूरा का पूरा फसल को बर्बाद कर देता। आता है पूरा, जैसे कीड़ा वेरा फसल को बर्बाद नहीं कर देता, तो ये पूरा झुंड का झुंड
है ना, पूरा अच्छे खासे फसल को बर्बाद कर देता है। तो ये बोलते हैं कि ये अगर टिड्डी दल ने भी अगर हमला किया रहता ना, तो इससे ज्यादा बचता है। ये जो ओले जो बरसे हैं, पूरा तरह से हम लोग बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन इस साला बारी ने तो हमें मुफलिस और कलाश कर दिया। मुफलिस हो गया किसी मोहताजी, और कलाश मतलब हो गया गुर्बत। तो मुफलिस और कलाश बना दिया, मतलब अब तो कुछ खाने के लिए नहीं रहा, पूरा डिपेंडेंट, पूरी फैमिली इसी पे डिपेंडेंट थी। अब तो ये पूरा बर्बाद हो गया, कलाश बना दिया। अब हमारे पास ना गल्ला है और ना सब्जी। इस साल तो हमें फाके पर फाका करना होगा, मतलब इस साल तो हमें पूरा मतलब कि भूखा ही रहना होगा। वो तमाम लोग जो वादी के इस इकलौते मकान पर रहते थे, अपने दिलों में एक नाकाबिले शिकस्त उम्मीद लिए बैठे थे और एक अनदेखी कुव्वत पर तकिया किए हुए थे। वो अपने आप से कह रहा था, दिल छोटा मत करो, हिम्मत मत हारो। इसमें कोई शक नहीं कि सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन याद रखो कि भूख से कोई नहीं मरता। लेंशो के तमाम ख्यालात अपनी आखिरी उम्मीद, या मतलब अब कुछ नहीं बचा, मतलब आखिरी उम्मीद यानी आसमानी आदात के गिर्द घूमते हैं। इसको बचपन से ही ये तालीम दी गई थी कि सबके पालनहार बड़ा रहीम और करीम है, इंसान के दिल की गहराइयों की बात जानता है। इसको ये एक बात का यकीन था कि कोई तो है जो हमारे ऊपर है, जो हम लोग का पालनहार है, और वो मतलब कि बहुत ज्यादा रहमदिल है, और वो मतलब हम लोग के दिल की गहराइयों की बात भी जानता है। उसको एक था बिलीफ एक अंदर से, और यही इसकी एक लास्ट उम्मीद थी, क्योंकि कुछ तो बचा नहीं था इसके पास। लेंशो अपने खेतों में बैल की तरह काम करता था। वो कुछ लिखना पढ़ना भी जानता था। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ काम करता था, वो थोड़ा बचपन में तालीम वालीम हासिल किया था, तो उसको लिखने पढ़ने भी आता था, ऐसा अनपढ़ नहीं था, लिखना पढ़ना जानता था। आइंदा इतवार तक उसने अपने आप को इस बात का ये पुख्ता यकीन दिलाया कि एक अनदेखी मुहाफिज हस्ती मौजूद है। मतलब वो इतवार तक तो वही अपने आप को ही स्ट्रॉन्ग करने लग गया कि अरे कोई है मेरे ऊपर जो देखने का, ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसको इतना बड़ा लॉस हुआ था, महीने भर का लॉस हुआ था, साल भर की मेहनत उसकी बर्बाद चली गई थी। इस यकीन के बाद उसने खुदा का नाम एक खत लिखना शुरू किया। अब वो मतलब कि ऊपर जो है वो कोई नहीं, खुदा है, गॉड है, अल्लाह। तो उसने कुछ ऐसा लिखा, यार रब्बी, अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा कुंबा, कुंबा उसका हो गया बाल बच्चे, कुंबा इस साल फाके का शिकार हो जाएंगे। इस वक्त 100 रुपए की अशद जरूरत है, मतलब कि बहुत इमीडिएट जरूरत है, ताकि मैं खेतों की हालत दोबारा ठीक कर सकूं और इनमें बुवाई कर सकूं और नई फसल की कटाई तक जिंदा भी रह सकूं, क्योंकि साला बारी ने सारी फसल तबाह कर दी है। तो ये जो बात हुई थी इसके साथ वही सी चीज इसमें लिख दिया। लिफाफे पर पते की जगह उसने ये अल्फाज लिखे, ये खत खुदा को मिले, बस और कुछ नहीं। इसके बाद उसने लिफाफे को बंद किया और गमगीन दिल के साथ शहर की तरफ चल दिया। डाक खाने पहुंचकर उसने टिकट खरीदे, लिफाफा चिपका और डाक को जमा कर दिया। तो इस डाक खाने के एक डाकिये ने जो खतों को तकसीम के साथ इनकी छटाई का काम किया करता था, बनते हुए ये लिफाफे पर अपने अफसर को पेश कर दिया। अपनी सारी मुलाजमत के दौरान इसने इस पते पर कभी डाक नहीं पहुंचाया। अब जाहिर सी बात है, खुदा के नाम खत ये कोई कौन पहुंचाएगा, नहीं पहुंचाई। पोस्ट मास्टर एक खुश मिजाज और दर्दमंद दिल आदमी था। वो भी इस लिफाफे को देखकर बेख्तियार हंसने लगे और कहकहो के दरमियान वो एक बार की खामोश संजीदा हो गया। अब जैसे उसका जो हेड था वो भी देखकर बोला, अरे यार कौन है, खुदा के नाम लिख दिया। वो मतलब कि खूब हंसा पहले, उसका अचानक से वो एकदम खामोश हो गया। अब वो संजीदा हो गया। उसने ये लिफाफे मेज पर रख दिया और कहने लगा, वाह वाह, क्या पुख्ता ईमान है, काश मुझे भी ऐसा ईमान नसीब होता और मैं भी ऐसे ही यकीन के हामिल होता। क्या बात लिखने वाले के जिसने एक पुख्ता उम्मीद पर खुदा से खत को किताबत शुरू कर दी। वाह, ये पोस्ट मास्टर को इस पर प्राउड फील होने लगता है, यार इसका कितना अच्छा बिलीफ है, क्या पुख्ता ईमान है इसका, काश मेरा भी ऐसा होता। उसके बाद फिर उसने ये सोचा कि ऐसे पुख्ता ईमान और उम्मीद को पाश पाश करना अच्छा नहीं। अब सोचा कि इतना ज्यादा उसका पुख्ता ईमान है, अब उसको चूर चूर करना अच्छी बात नहीं है, मतलब उसको ईमान को बरकरार रखना चाहिए, ये सोचा। उसने अपने माताहतों के, मतलब उसके अंडर में जो लोग थे, उसने माताहतों के सामने तजवीज पेश की कि यह खत पढ़ा जाए और उसका जवाब दिया जाए। जब लिफाफे चेक किया गया और खत पढ़ा, तब अंदाजा हुआ कि खत के जवाब कागज, कलम, दवात, रोशनाई, दर्दमंदी और नेक दिली से कुछ ज्यादा के तलबगार है। मतलब ये तो छोटा मोटा चीज के नहीं, ये तो बहुत ज्यादा, मतलब 100 रुपए उस टाइम में मतलब बहुत ज्यादा ही अमाउंट होता है, समझ रहे हो। मतलब पूरे साल भर का वो रिपे मांग रहा है, तो 100 रुपए समझ रहे हो अभी के टाइम का कितना ज्यादा, लाखों रुपए हो जाएंगे, ठीक। तो जब लेंशो के खत को पोस्ट मास्टर के कहने पर पढ़ा गया, तो फिर पोस्ट मास्टर ने सोचा क्या कि अब इसके यार इसके ईमान को तो हमको बरकरार रखना चाहिए, तो इसके लिए ना वो चंदे का ऐलान कर देता है। तो और खुद भी एक अच्छा खासा अमाउंट अपना सैलरी का वो चंदे में देता है। वो 100 रुपया मतलब बहुत ज्यादा होता है, तो वो मतलब कि अच्छा खासा अमाउंट उसको जितनी भी सैलरी मिलती थी, वो अच्छा खासा अमाउंट सैलरी का उसमें तकसीम कर देता है। और लेकिन सब कुछ का मिला कर भी है ना, लेकिन लेंशो ने तो 100 रुपए की डिमांड की थी, तो उतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन उससे 50% ज्यादा ही जमा हुआ। लेकिन वो एक अच्छा खासा अमाउंट था उस टाइम में, तो वो उतना ही करके ना बंद करके डाल देता है। पोस्ट मास्टर ने तमाम नोट एक लिफाफे में बंद किए, फिर इस पर लेंशो का पता तहरीर किया और एक चिट्ठी लिखकर लिफाफे में रख दी, जिस पर दस्तखत के तौर पर बस इतना लिखा था, खुदा। अगले एतवार को फिर लेंशो डाक खाने पे आया और पूछा कि क्या उसके नाम का कोई खत आया है।
पोस्ट मास्टर ने लेंशो को खत के उसके हवाले किया और उसके खैर के अंजाम देने पर एक तरह का खुश महसूस ही किया। एक अच्छा काम किया था तो अच्छा फील हो रहा था उसको, खुश महसूस ही किया। उसके बाद वो दरवाजे के दराज से लेंशो की कैफियत देखने लगा। उसने देखा कि नोट पाकर लेंशो की कोई हैरत नहीं हुई, मतलब नोट को पाकर उसके कोई हैरानगी नहीं हुई। उसको एकदम अंडरस्टूड था कि पैसा तो मिलना ही है, उसने खत लिखा खुदा को तो आएगा ही पैसा, एकदम ये था, मतलब कोई हैरानी नहीं हुई उसको। कि उसको इस बात का पुख्ता यकीन था कि ये रकम तो उसको मिलने ही वाली है। फिर जब उसने रकम गिन ली तो बिगड़ गया और बड़बड़ाने लगा, कहा कि खुदा से तो हरगिज़ ऐसी गलती नहीं होगी और ना उसके पास इस चीज की कमी है जो मैंने उससे खुद को जरिए तलब की थी, वो तो इससे भी ज्यादा दे सकता है। फिर कुछ सोचकर डाक खाने की खिड़की पर गया, कागज कलम तलब किया और फिर खत लिखने बैठ गया। इसके पेशानी पर उभरने वाली लकीरें बता रही थी कि वो जुमले बनाने के लिए अपने जहन को बुरी टटोल रहा है, और मतलब कि सोच रहा है कि यार क्या लिखे, मतलब दिमाग पे जोर डाल रहा है, जुमले बनाने के लिए टटोल रहा है। इस कैफियत में उसने खत में मुश्किल पूरा किया और अच्छी तरह देखभाल करने के बाद उसे लिफाफे को 2-3 बार पढ़ने के बाद बंद किया। उसमें टिकट खरीद कर अच्छे साथ मुक्के के साथ उसको बंद किया। ऐसे ही खत लेटर बॉक्स में गिरा तो डाकिये ने फौरन ही उसका निकाल लिया। खत पढ़ा गया, उसमें लिखा था, जो रकम मैंने तलब की थी उसमें से मुझे सिर्फ 70 रुपए मिले हैं, बाकी रकम भी फौरन अरसाल करे। मुझे इसकी शदीद तरीन जरूरत है, लेकिन अब बाकी रकम डाक के जरिए नहीं, हरगिज नहीं भेजे, क्योंकि इस डाक खाने के मुलाजमीन बेईमान और बददियानत है। और उसको लगा कि इसका जो अमाउंट फुल्ली नहीं हुआ ना, तो इसी डाक खाने के एम्प्लॉय ही चोरी कर लिए हैं इसको, इस टाइप का लगा, जो जिसका मदद किया उसी के ऊपर ये शक करने लगा। बस ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये चैप्टर ग्रेगोर योलो पेंजो अफान्ते के द्वारा सुना गया है। ये जो होता है ना फोकस स्टोरी, कोई और का स्पेसिफिक कोई एक बंदे का राइटर नहीं रहता जिसके ये में सुना जाता है, बस उसके बारे में लिखा जाता है। ठीक, तो ये चैप्टर तो ऐसा बहुत लंबा हो गया, लेकिन अगर इसका खुलासा लिखने को आ जाए तो खुलासा में क्या लिखोगे? खुलासा मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ सीधी। चैप्टर तो तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, लेकिन पढ़ दे रहा हूँ एक बार में। वादी का इकलौता मकान एक चट्टान के ऊपर बना हुआ था। वहां खड़े होकर बहते हुए दरिया, मटर और चने के खेतों बखूबी देखा जा सकता था, क्योंकि खेत उम्दा फसल देते थे और फसल के लिए हमेशा बारिश की जरूरत होती थी। इस मकान में खेतों का मालिक और किसान अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। वो आज सुबह बार बार आसमान को देखे जा रहा था। उसने आसमान को देखकर अपनी बीवी से कहा कि आज बारिश हो सकती है। इस वक्त बड़ी उम्र के लड़के खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे मकान के नजदीक खेल रहे थे। बीवी ने खाना पका रही थी। खाना तैयार हो गया तो सब मिलकर खाने लगे। खाने खाते के दौरान बारिश शुरू हो गई। बारिश होने पर लेंशो खेत देखने चला गया। कुछ देर बाद वापस आया, बड़ी जज्बाती और जोशीली आवाज में बोला, जो कुछ इस वक्त आसमान से बरस रहा है वो बारिश के खतरे नहीं बल्कि सिक्के हैं, छोटे और बड़े। अभी उसने इतना ही कहा ही था कि तेज आंधी और बारिश के साथ सालाबारी भी होने लगी। बच्चे ओले देखकर खुश थे, लेकिन बाप फिक्रमंद था कि ओले गिरने से फसल तबाह हो जाएगी। इस रोज इस कदर सालाबारी हुई कि सारी फसल का सत्यानाश हो गया। लेंशो परेशान होकर बेटों से कहा, इस सालाबारी ने तो हमें मुफलिस और खलाश बना दिया है। इस साल तो हमें फाके और फाके पर करना होगा। हालात से परेशान होकर उसने खुदा के नाम एक खत लिखा और पोस्ट कर दिया। डाक खाने में जब यह खत पहुंचा तो डाकिये से पोस्ट मास्टर को दिया गया। अपनी सारी मुलाजमत के दौरान इस पते पर उसने कभी डाक नहीं पहुंचाई। पोस्ट मास्टर ने खत लिया और खोल कर देखा और पढ़कर कहा, इस शख्स का कितना पुख्ता ईमान है कि खुदा से इस बुरी हालत में से उम्मीद है कि खुदा उसकी जरूर मदद करेगा। चुनांचा इसने लेंशो की मदद करने के लिए अपने मातहतों से, अपने मतलब उसके अंडर जो थे मातहतों से चंदा किया और एक लिफाफे में एक रकम रखकर उसने एक साथ चिट्ठी पर रख दी। खत खत्म होते पर दस्तखत की जगह खुदा का नाम लिख दिया। एक हफ्ते बाद इतवार को लेंशो डाक खाने पहुंचा और अपने नाम खत देखकर उसने खोला। लिफाफे में रखी गई रकम देखकर वो बड़बड़ाने लगा, खुदा तो हरगिज ऐसी गलती नहीं करेगा। फिर उसके बाद उसने एक और खत लिखा और उसमें उस लेटर बॉक्स में डाल दिया। उसके जाने के बाद डाकिये ने खत निकाला। उसमें लिखा था, यार अब्बी, जितनी रकम मैंने तलब की थी उसमें से सिर्फ 70 रुपए मिले हैं, बाकी रकम भी अरसाल कर दे, मगर डाक खाने के जरिए नहीं। डाक खाने के मुलाजमीन बेईमान और बददियानत है। तो ये था पूरा तुम्हारे चैप्टर का खुलासा, जिसे मैं बहुत स्पीड में पढ़ दिया हूँ। जो तुम्हारे ही बुक में दिया हुआ था, गौर कीजिए। तो नुकसान हो जाने के बावजूद इंसान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए और ना ही नाउमीद होना चाहिए। मतलब नाउमीदी बहुत ही बुरी चीज है। तो यहाँ जो तुम्हारे चैप्टर का गौर कीजिए लिखा होता है, बस वो है। उसके बाद जो इस चैप्टर में बहुत मुश्किल मुश्किल अल्फाज आए हैं, उसका वर्ड मीनिंग चलो देखते हैं। तो अल्फाज, कयास, कयास मतलब होता है अंदाजा, मतलब मेरा कयास है, कयास आराई किया था ना वो, तो कयास मतलब अंदाजा। कलाश, कलाश मतलब गुर्बत, पहले भी बताया था। कारखीर, कारखीर मतलब नेक काम। शफाफ मतलब साफ। बददियानत मतलब बेईमान। पाश पाश करना यानी टुकड़े टुकड़े करना, मतलब उसकी उम्मीद, उसके बिलीफ को पाश पाश नहीं किया जा सकता। वो बोलते हैं ना पोस्ट मास्टर। तरंग, तरंग मतलब जोश, खुशी, उसको बारिश का वो जो वो करके तरंग को महसूस करना था उसे। उसका शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध मतलब समझ। तुम्हारा वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो गया। अब मशकी सवाल जाओ, जो तुम्हारे बुक में क्वेश्चन आंसर दिया उसको चलो पढ़ते हैं। तो पहला सवाल है, लेंशो ने बीबी से क्या कयास आराई की? तो जवाब है इसका, लेंशो ने बीबी से कहा कि मेरा कयास कहता है कि आज बारिश होगी। बस इतना छोटा सा आंसर है, जरूरत नहीं है जितना पूछ रहा है उतना ही आंसर लिखना, लंबा चौड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है।
तो दूसरा सवाल है लेंशो बारिश में खेतों की तरफ क्यों गया? तो इसका जवाब है लेंशो बारिश में खेतों की तरफ इसलिए गया कि वो बारिश से लुत्फ अंदोज हो और उस बारिश में पैदा होने वाली तरंग को अपने तन मन में रवा देखे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, सालाबारी से क्या नुकसानात हुए? पूरा बहुत ज्यादा नुकसान सालाबारी से तो हुए। जवाब नंबर 3 है सालाबारी से दरख्तों पर एक पत्ता भी ना रहा, गल्ले के खेतों का सत्यानाश हो गया, मटर के बेले और पौधों के ताजा फूल टूट कर बिखर गए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। उसका क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, लेंशो ने खुदा का नाम खत में क्या लिखा? तो जवाब नंबर 4 है लेंशो ने खुदा के नाम खत में लिखा, या रब्बी अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा कुंबा इस साल फाकों का शिकार हो जाएगा। कुंबा पहले बता चुका, बाल बच्चे को बोलते हैं। इस वक्त 100 रुपए की जरूरत है ताकि मैं खेतों की हालत दोबारा ठीक कर सकूं और नई फसल की कटाई तक जिंदा भी रह सकूं। सालाबारी ने सारी फसल तबाह कर दी है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, लेंशो ने लिफाफे पर क्या पता लिखा? तो जवाब नंबर 5 है इसका, लेंशो ने लिफाफे पर पता लिखा, यह खत खुदा को मिले। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, पोस्ट मास्टर ने लेंशो का खत पढ़ने के बाद क्या किया? तो जवाब इसका है पोस्ट मास्टर लेंशो का खत पढ़कर बहुत मुतासिर हुआ। उसने डाकखाने के मुलाजिमीन से चंदा किया और खुद भी कुछ रकम मिलाकर लेंशो के नाम एक चिट्ठी के साथ 70 रुपए रख दिए और लेंशो का पता तहरीर कर दिया। लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंशो पहले खत का जवाब मिलने के बाद दूसरे खत में खुदा को क्या लिखा? लेंशो दूसरे खत में लिखा कि या रब्बी जो रकम मैंने तलब की थी इसमें से मुझे सिर्फ 70 रुपए मिले हैं, बाकी रकम भी फौरन अरसाल कर दे। मुझे इसकी शदीद तरीन जरूरत है, लेकिन अब बाकी रकम डाक के जरिए हरगिज नहीं भेजे क्योंकि इस डाक खाने में मुलाजिमीन बेईमान और बददयानत है। अब एक अमेरिका में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस तो कम है लेकिन आ सकता है, तो इसलिए यहाँ पे डाल दिया हूँ। खुदा के नाम खत लिखे गए, लेंशो को खत को अपने अल्फाज में लिखे। ये क्वेश्चन इस चैप्टर से सिर्फ यही क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये जो खत जो लिखा था उसको अपने अल्फाज में लिखे। तो जो खत है इस ऐसे लिखना है, या रब्बी बारिश और सालाबारी ने पूरी फसल तबाह कर दी है, अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मेरे कुंबे के लोग भूखे मर जाएंगे। मुझे 100 रुपए की शदीद जरूरत है कि ताकि मैं खेतों को ठीक कर सकूं और नई फसल की बुवाई और कटाई तक जिंदा भी रह सकूं। बस इस टाइप से ये लेटर लिखा था। ठीक, अब इसी के साथ जो तुम्हारा चैप्टर है फुल्ली तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब लेकिन कुछ एमसीक्यू का तुम्हें आंसर देना है, जिसके बाद पता चल जाएगा कि तुमने सही से सुना कि नहीं सुना। तो चलो पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे ये रहा, लेंशो की तलब करदा रकम में से कितने नहीं मिले? लेंशो को कितने रकम मिले थे याद करो, कितने नहीं मिले? इसका ऑप्शन है ए होगा 100 रुपए, बी होगा 70 या सी होगा 30। तो लेंशो को 70 रुपए ही मिले थे, यानी 30 रुपए नहीं मिले थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, लफ्ज अरसाल करना। अरसाल करना ये जो तुम्हारी बुक में ही दिया हुआ था, जो मैं खुलासा पर हूं। अरसाल करने का क्या मानी है? वसूल करना, रवाना करना, भेजना या फिर कर्ज लेना। ऑप्शन ए वसूल करना, ऑप्शन बी रवाना करना, ऑप्शन सी कर्ज लेना। क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है बी, रवाना करना यानी भेजना, अरसाल करना। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, छोटे बच्चे क्या कर रहे थे? देखो जब खेत में हो रहा था तो छोटे बच्चे क्या कर रहे थे? खेतों में काम कर रहे थे और मकान के नजदीक खेल रहे थे, ओले चुन रहे थे। तो छोटे बच्चे क्या कर रहे थे? देखो ओले जो चुन रहे थे ना, तो बच्चे चुन रहे थे, बस ऐसा लिखा है, लेकिन वहां पे साफ लिखा है बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे मकान के नजदीक खेल रहे थे। तो छोटे बच्चे मकान के नजदीक खेल रहे थे, इसका ऑप्शन बी होगा आंसर। उसका लास्ट क्वेश्चन आज का 4, पुख्ता का मुतजाद क्या है? तुम्हारे बुक में दिया हुआ था पुख्ता, पुख्ता का मुतजाद, मुतजाद किसको बोलते हैं? मुतजाद बोलते हैं एंटोनियम को, इसका अपोजिट। तो ऑप्शन ए खाम, ऑप्शन बी मजबूत, ऑप्शन सी हाजिर। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन बी सोचा मजबूत, तो पुख्ता का ये मुतरादिफ है मजबूत, और इसका ऑप्शन सही आंसर है इसका खाम, ए। तो ये रहा तुम्हारे एमसीक्यू का सारा आंसर। फर्स्ट का सी है, सेकंड का बी है, थर्ड का बी है और फोर्थ का ए है। तुम देख लेना कितना सही हुआ। इसके साथ ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब जो प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, और तुम्हारे स्कूल में अभी क्या चल रहा है, मिड टर्म का कोर्स क्या है, सिलेबस क्या है, बता देना। और ग्रामर में भी कुछ होगा तो कमेंट करके बता देना, जो भी चीज की रिक्वायरमेंट होगी कमेंट कर देना, और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना यार। कमेंट करके जरूर बताना, कुछ भी अच्छा बुरा कमेंट करके बताना, किस डेट में देख रहे हो ये वीडियो कमेंट कर देना। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।